हेलो एंड जय हिंद इंडिया फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 1 2024 एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आपके एनडीए एग्जाम के लिए 120 डेज बचे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। अब टाइम आ चुका है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दें। आपने पहले से शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है, और नहीं करिए तो अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप सेल्फ स्टडी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद पे इंप्लीमेंट की और खुद से एग्जाम को क्रैक किया। पहली बार जो गलतियां थी उनको मैंने दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में संभाला और दोनों बार फिर आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक किया। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे करनी है, ये तो सब लिखा हुआ है, इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उन सब चीजों को आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें आप लोग चाहे तो सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं और चाहे आप किसी कोर्सेस को भी ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी पर मेरी फिजिक्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अगली लाइव क्लास आपकी 19 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। वन शॉट रिवीजन होगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे आने वाली और भी क्लासेस हैं, आपको उसको वन शॉट के अंदर मैं बताऊंगा। और इसके अलावा और भी अपलोडेड क्लास है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके। और 19 दिसंबर की क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रेफरल कोड यूज करना होगा वहां पे, तो AKDEF रेफरल कोड का आप लोग यूज कर सकते हो। तो मिलेंगे उस क्लास में, डिस्कस करेंगे और भी चीजों को, और वहां जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं उन सबको आपको तैयार कर लेना, नोट सबके मिल रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर और भी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं और कोर्सेज अवेलेबल है, तो उनके भी फायदे आप लोग उठा सकते हो। रेफरल कोड AKDEF आपको यूज करना है, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। फिलहाल लौटते हैं स्ट्रेटेजी पर। वो क्लास आपको जरूर ज्वाइन करनी है। अभी फिलहाल ये समझना है कि कैसे हमें अपनी एक प्लानिंग लेकर चलनी है। सबसे पहले हमारा आता है कि भाई पेपर हमें पता है मैथ्स का और GAT का होता है। टोटल मार्क्स मैथ में 300 होते हैं, GAT में 600 होते हैं, सबको पता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 75 आपके मिनिमम आने चाहिए मैथ्स में और 150 GAT में। अब हम सेफ साइड के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स को इतना नहीं लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको एक सेफली प्ले करना है, सेफली खेलना है, तो आपको भाई क्या करना है कि 75 नहीं लेने, आपको 90 मार्क्स लेने हैं। आपको मान के चलना कि यार 90 से कम नहीं आने चाहिए मेरे। कई सारे क्या होते हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि इसमें मैथ्स में मैं 75 ले आऊंगा, मेरी थोड़ी वीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स ले आऊंगा, क्वालिफाई कर लूंगा। तो देखो ऐसा नहीं होता, आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे। पहली बात तो आप 75 का बार लेकर मत चलो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी अगर आपके मान लो गलत हो गए और ज्यादा, तो फिर आपके वो 75 से नीचे चला जाएगा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे एग्जाम को। तो आप 90 मार्क्स को लेकर चलो, यहाँ पर आप 180 मार्क्स को लेकर चलो, तो ये आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। हालांकि आपका जो बताया हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके हिसाब से आपके 225 हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके 270 मार्क्स तो आपके मिनिमम हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम कट ऑफ की, तो अगर हम पीछे के जितने पेपर हुए उनका एनालिसिस करें, तो अभी जो इस टाइम पर कट ऑफ का ट्रेंड है वो आपका 380 प्लस है। कितना है? 380 प्लस। यानी इसमें हमें कितना जोड़ना है? 110 मार्क्स और इसमें ऐड करने हैं। फिलहाल जो हमारा पूरा टारगेट चलने वाला है वो 350 का चलने वाला है, 350 नहीं 530 का, सही है। 530 में आपके 180 प्लस हम टारगेट करेंगे मैथ्स में, और GAT में हम टारगेट कर रहे हैं 350 प्लस को। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट। कई सारे बच्चे होते हैं यार, वो सोचते हैं नहीं मैं तो भैया 800 लेकर आऊंगा, मैं 700 लेकर आऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें फिर पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो एक हम बहुत प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, ठीक है। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इल्यूजन के फॉर्म में नहीं लेकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि यार हमें ऐसा लगे बाद में 3 महीने की या 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद लगे कि यार ये तो 400 भी नहीं हो रहा है, कहाँ मैंने 7 सोचे थे। तो हम एक प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, जहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों के अंदर इस बार को बढ़ा सकते हैं। पर हमें पहले उस लेवल पर इतने अचीव करने की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूं क्या मैं सही कर पा रहा हूं। तो इन सारी चीजों को समझेंगे। जैसा कि आपके हर एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोल प्ले करते हैं, वैसे एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन में मैंने आपको बोला है कि आप कम से कम 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पेपर्स को डाउनलोड करके भी कर सकते हो, पर वहां पे वो मिक्स होते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ चाहिए और पूरे प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे ओसवाल बुक्स में। अब ओसवाल बुक में आपको फायदा क्या मिलने वाला है? पहली बात, इसमें 2017 से लेकर 2023 के 12 प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, या वो जनरल स्टडीज का हो, तो सभी के सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको हर एक पेपर के बाद ये बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से आ रहे हैं। खुद से पता कर सकते हो कि यार चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 5 साल 6 साल के पेपर लगाते हो ना, तो
आपको ये पता चलता है कि कहाँ से पेपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस तरह से एग्जामिनर जो है वो हमारे पेपर को डिज़ाइन करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो इन बुक्स को आप लोग ले सकते हो क्योंकि अच्छी बुक्स है, मैंने खुद से करी है, खुद से देखी हुई बुक है मेरी, और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखे तो काफ़ी ईजी सॉल्यूशन है, बहुत लेंथी सॉल्यूशन नहीं है आपके, सभी में आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं। रीज़न आपके इंग्लिश वगैरह में बता रखे हैं कि अगर आप सेंटेंस करो तो भाई रीज़न क्या है इसके पीछे का। दूसरा आपको यहाँ पे 2 मॉक पेपर भी मिलेंगे हर एक बुक के अंदर, मैथ्स के, इंग्लिश के और जीएटी के, ठीक है। तो वो भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन के बाद लगा सकते हैं। इन बुक्स को आप लोग ओसवाल बुक की वेबसाइट पर और अमेजोन पर जाके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है, वहां से डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो। ये बुक्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसका ध्यान रखना है। अब चलते हैं कि भाई सबसे पहले हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है कि जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, जो 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसमें से मुझे कितने पढ़ने, ठीक है। अगर हम देखने आए तो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस के 3 सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज के 4 सब्जेक्ट और करंट अफेयर, टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे पास कितने सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट। क्या 10 सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं? तो मेरा सीधा सीधा आंसर होता है नहीं, मैंने खुद से कभी 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़े एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आपको शुरू में ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं तो कर लूंगा एग्जाम क्रैक करके, क्या बात करते हो, आपसे नहीं हो पाए मुझसे हो जाएंगे, हाँ मे भी हो सकता है, एक्सेप्शनल हो सकता है वो, लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों की बात करो तो वो 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ के एनडीए एग्जाम को क्रैक नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 4 महीनों की प्रिपरेशन में, 6 महीनों की प्रिपरेशन में इन 10 सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप सिलेबस कंप्लीट कर दो फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, या आप याद नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो आपको एक मेथड यूज करना है 3+4 मेथड। अब यहाँ पे 3+4 मेथड क्या है, 3 यहाँ पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। इन कंपलसरी सब्जेक्ट में जब हम 3 की बात करें तो हमारे 3 आते हैं, एक आता है मैथ्स, ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास इंग्लिश और फिर है करंट अफेयर। ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको लेने ही लेने हैं। मैथ्स का तो पेपर अलग होता है तो वो तो लेना ही है, आपको चूज करना ही है। इंग्लिश आपके एसएसबी एग्जाम में हेल्प करेगी, जब एसएसबी इंटरव्यू होगा आपका तो आपको क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते रहोगे, एरर्स को डिटेक्ट करते रहोगे तो आपके ग्रामर मजबूत हो जाएगी, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे जब आप सेंटेंसेस को बोलोगे तो आपके सेंटेंस थोड़े इफेक्टिव होंगे, बढ़िया होंगे, उनके अंदर अच्छी वोकैब यूज हुई होगी। तो वो सारी चीज़ें आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने में फायदा करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एसएसबी इंटरव्यू देना है, वहां पर चीज़ें सारी इंग्लिश में होने वाली हैं। करंट अफेयर आपकी जनरल अवेयरनेस को ठीक रखते हैं। अगर मान लो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या आप से कोई पूछता है इन चीज़ों के बारे में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही पूछेगा, अगर मान लो उन्होंने कोई जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए करंट अफेयर आपको तैयार होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते करंट अफेयर, ठीक है। इसमें करंट अफेयर तो बच्चे से हैं, अगर 20-20 मिनट रोज देते हो तो बहुत है, ठीक है। आगे बात करते हैं जीएटी। अब आते हैं 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट कहाँ से लोगे? 4 सब्जेक्ट आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर कोई साइंस वाला बंदा है भाई, अगर कोई यहाँ पे जनरल स्टडीज का बंदा है, मतलब जिसने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, जिसने आर्ट्स पढ़ी है, ठीक है, तो वो क्या करे, जो साइंस वाला है वो क्या करे, अपने 4 सब्जेक्ट उसको चुनने हैं। तो देखो पीसीबी, वो तो चुन ले पीसीबी। आपको पता है कि यार देखो बायोलॉजी जो आपके 10th लेवल की आती है, 9-10th लेवल की, अच्छी सी बुक ले लेनी है। बुक के बारे में बता चुका हूँ अगले एक वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाके देख लेना। डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी 9-10th लेवल की आती है, अच्छी बुक से पढ़नी है जो मैंने वहाँ पे बता रखी है। और इसके अलावा थोड़ी सी चीजें या कुछ ज़्यादा चीज़ हम कह सकते हैं हमारी 11th और 12th क्लास से आती हैं। फिजिक्स की मैं आपको क्लियर करा दूंगा अपनी क्लासेस के अंदर। इसके अलावा आप दूसरी क्लासेस को, दूसरे टीचर्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगते हैं, जो आपको फिजिक्स वहाँ पे क्लियर करा दें। और केमिस्ट्री के लिए भी आप सेम कर सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको ले लेने हैं, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जिन्होंने साइंस से पढ़ा है, साइंस साइड रही थी, उनके पास क्या था कि इन चीज़ों के अंदर उनका बेस बना हुआ है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और साथ में एक जो सब्जेक्ट है वो जीएस से रख लें। जैसे कि अगर मान लो आपका मन कर रहा है भाई मेरे को जियोग्राफी रखना है, तो आप लोग यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट जो है वो कहां से रखोगे, जीएस से। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आर्ट्स वाले, ये फॉर एग्जांपल मैंने जियोग्राफी बोल दिया है, हालांकि जियोग्राफी, पॉलिटी या हिस्ट्री में से एक लेना, इकोनॉमिक्स मत लेना। इकोनॉमिक्स में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो चौथे कॉम्बिनेशन के तौर पे इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके करंट अफेयर बेस्ड आती है, तो वो करंट अफेयर में ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगला आता है जीएस वाला बच्चा क्या कर सकता है भाई, तो जीएस वाला बच्चा एक तो अपने लिए फिजिक्स रख ले, फिजिक्स के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वो क्या करेगा, हिस्ट्री रख लेगा, पॉलिटी रख लेगा, और क्या करेगा भाई, जियोग्राफी रख लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, 4 सब्जेक्ट इनके बन गए। फिर से अगेन इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर बेस्ड हो जाती है, तो इससे आपका बोझ कम हो गया। 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास 3 सब्जेक्ट का बोझ कम हुआ, जिससे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा, कुछ फोकस आपका ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा, और जो भी चीज़ें आप करोगे वो ज़्यादा फोकस के साथ कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना।
तो सबसे पहला हो गया सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। फिर आती है सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। आपको एक पेज तैयार करने हैं, कुछ हर सब्जेक्ट के लिए एक एक दो पेज, आपको एक कॉपी बना लेनी है, 10 रुपए की आती है कॉपी। उसमें आपको कुछ पेजेस ले लेने हैं जिसपे आपको लिखना है कि यार मैथ्स की मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब पहले आपको पूरे चैप्टर लिख लिए, आपको पहले देखना है कि यार मुझे कौन कौन से चैप्टर पहले कंप्लीट करनी है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको कौन से चैप्टर करनी है शुरू से, और कौन से चैप्टर आपको करने हैं 29 टॉपिक में से। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आपकी मैथ एवरेज है तो भाई मुझे पहले कौन से टॉपिक इजी वाले उठानी है, फिर मुझे कैसे मॉडरेट पे जाना है, फिर कैसे मुझे हार्ड टॉपिक पे जाना है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब ये इजी हार्ड मीडियम मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद पता होगा। लेकिन जिन लोगों ने कभी मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, जिनकी मैथ्स वीक है, उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, लिंक मिल जाएगा, और आई टाइप पर आ रही होगी, जिसमें के अंदर मैंने आपको बताया कि मैथ्स वीक है तो कैसे आप लोग मैथ्स के अंदर 140 प्लस का स्कोर कर सकते हो केवल और केवल 14 सब टॉपिक को पढ़ के। तो वहाँ पे 14 टॉपिक बताए हैं, 14 टॉपिक बताए हैं, उनको पढ़ के आप लोग 140 का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह आपको करना है। ठीक है, क्या करना है, एक प्लानिंग बनानी है कि यार ऐसे ऐसे करना है। अब जिनकी वीक है उनके लिए मैंने बता दिया, जिनके स्ट्रॉन्ग उनको कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब वहाँ से आपको मैथ्स की प्लानिंग कर ली, फिर इंग्लिश की प्लानिंग। अब इंग्लिश की प्लानिंग हम कैसे करेंगे? इंग्लिश देखो बहुत वैसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करनी पड़े। वहाँ पे बहुत सीधा सीधा एक तरीका है कि आपको क्या करना है, कम से कम रोज एक काम करना है, वो है 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, 5 इडियम फ्रेज। जो वोकैब है, ये 15-15 वोकैब है, 20-20 वोकैब है, वो आपको हर दिन पढ़नी है। 120 दिन तक आपको ऐसा ही करना है। और अपनी वोकैब के जो सेंटेंसेस है यूज़ करें उन्हें अपने डेली लैंग्वेज के अंदर, या जो आप कुछ बोल रहे हैं चीज़ें या लिख रहे हैं, कम से कम एक थोड़ा तरीका ये कर लो कि आप एक पेज लिख रहे हो, एक पेज राइटिंग कर रहे हो अपने बारे में, किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। तो जिनको आपने पढ़ा है, जिन शब्दों को आपने पढ़ा है, जिन वर्ड्स को आपने पढ़ा है, उनको आप कहीं ना कहीं अपने सेंटेंस में इंक्लूड कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जब आप उसको यूज़ कर लेते हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमें कौन से वर्ड याद हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको नहीं करते वो रट्टा मार के भूल जाते हैं। ठीक है, अब आप उसको यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेंगे, वो ज़्यादा लंबे टाइम पे याद रहेंगे। ठीक है, तो ये काम करना वोकैब के लिए। और बाकी ग्रामर के लिए क्या करना है, आपको रूल्स वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। रूल्स को एक बार लिखना भी जरूर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रफली रूल्स को लिख लेना है। अगर किसी बच्चे को बिना लिखे भी याद हो पा रहे हैं रूल्स, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे रूल्स आपको याद भी नहीं होंगे, पहली बात ध्यान रखना। आपको रूल्स कब याद होंगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। तो वहां पे आपको 3 चीजें करनी है। पहला, आपको रूल्स को अच्छे से समझना है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि आप लोग ये नहीं करें कि आप पहले क्वेश्चन करने चले जाए इंग्लिश के। मैं कहूंगा आपको रूल समझे। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगे कि यार मैं रूल्स पढ़ रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन पहले आप रूल्स पढ़ना। ठीक है, फिर उस रूल से या उस जैसे आप नाउन पढ़ रहे हो, ठीक है, नाउन के एरर निकालो, तो नाउन के एरर से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज करना। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद एक जंबल्ड एक्सरसाइज करी। तो इस तरीके से पहले ये एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। समझ में आ गया? तो पहले आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, देन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो। तो इस फॉर्मेट में आप लोग इंग्लिश को कवर करें। लेकिन ध्यान रखें, उसमें सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, रूल्स कैसे आपको डिजाइन हुए हैं, रूल्स क्या है, रूल्स कैसे अप्लाई होने हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कई सारे बच्चे होते हैं, नहीं मैं तो लगा लूंगा यार, मैं पहले करूँ। आप रूल्स को थोड़ा सा टाइम दे दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 4 महीने यार सही से दो। ठीक है भाई, बात क्या है कि आप उससे नहीं हो रहे, फिर आप वापस रूल पे जाओगे, तो टाइम वेस्ट करके क्यों जाना। ठीक है, बात समझ रहे हो? फिर अगर साइंस की बात करें तो मैंने बताया आपको, अगर आप साइंस कर रहे हो तो साइंस आपकी 9-10th लेवल की बढ़िया वाली आपको पूरी तैयार कर लेनी है अच्छी सी बुक से। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने बताया कहाँ से तैयार करनी है, कुछ लेक्चर से, जैसे मेरे लेक्चर्स अनअकैडमी पर अपलोडेड है। फिजिक्स तो आपको वहाँ पे पूरी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको देख लेने, क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और इसके अलावा आप दूसरे टीचर्स के देखना चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो, और भी कोई रिसोर्स है तो वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, वही काम करना है। उसके पहले आपको समझना है, पढ़ना है, उसके कुछ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, जैसा कि मैंने बोल रखा है 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब कई सारे बच्चे कहेंगे नहीं यार मैं तो 10 साल के लगाऊंगा। 10 साल के पहली बार में लगाने मत बैठना। हो सकता है कि जब तक आपकी तैयारी हो खत्म होने पे आए, आपके सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो पाए। तो पहले फेज में आप लोग 4, 5 या 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना हर किसी के। जब वो 5-5 साल के सबके खत्म हो जाए, फिर जब सबके 5-5 साल के खत्म हो जाए, सारे सब्जेक्ट के जो आपने चॉइस करे हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपने चूज करने हैं, उनके सबके खत्म हो जाए 5-5 साल के, उसके बाद दोबारा रिपीट करना, फिर उसको लगाना। ठीक है, 2-2 साल या 3-3 साल करके बढ़ाते चले जाना। तो ऐसे 8-10 साल के यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले 5-5 के सबके कर लेना एक बार। ठीक है, बुक मैंने बता दी, वहां से कर लेना। ज्योग्राफी में और हिस्ट्री वगैरह में जो आपका है, जो जीएस वाला पोर्शन है, आप लोग जीएस के शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा है,
बुक्स आपके पास है, वहाँ पर नोट्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। 4-5 पेज की बात को आप 1 पेज आधे पेज में लिख पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स, इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख पाए। देखो 100% जीएस में कोई भी याद नहीं रख पाता है, तो इस चीज़ का बोझ मत लेना। अगर इस चीज़ का बोझ लेके चलोगे तो बहुत सारी दिक्कत होंगी। आपको भी पता है जीएस सबके लिए हार्ड है, तो आप एक एक्सेप्शनल एक बंदा नहीं हो जिसके लिए जीएस हार्ड है, सभी के लिए हार्ड है। हाँ, किसी के लिए कम या ज़्यादा है, तो आपको उस हिसाब से एफर्ट लेने कि यार मेरा अल्टीमेटली मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर आपने जीएस वाला पोर्शन ज़्यादा चूज कर रखा है तो आप वहाँ पे क्या करोगे कि वहाँ पर आप उसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू याद कर रहे हो, जिससे आपको फायदा मिल रहा होगा। ठीक है, अगेन फिर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने हैं, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पा रहे हो कि आपको चीज़ें याद रह पाती हैं या नहीं रह पाती है। प्रीवियस क्वेश्चन करना जरूर, उस पर आपको ये पता चल जाएगा कि यार क्वेश्चन डिज़ाइन कैसे होते हैं। पर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको रिपीट कोई मिलने वाला, उसमें से कर कितने भी लो रिपीट मुश्किल से ही मिलेगा। हाँ, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया से वो पूछता है। जैसे हिस्ट्री में वो मीडिएवल से ज़्यादा पूछता है, एंशिएंट से ज़्यादा पूछता है, एंशिएंट में भी वो किससे ज़्यादा पूछता है, कौन कौन से हिस्सों से ज़्यादा पूछता है, मॉडर्न में आ जाओ तो वो किन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है। तो ये एक क्लियरिटी मिलती है। जो अगली बात है वो ये है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो मोटिवेशन को बीट कर देगी। ठीक है, कैसे समझो, कई सारे बच्चे होते हैं उनको डेली मोटिवेशन डोज चाहिए। देखो आप किसी दिन हल्का फील कर रहे होगे, किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग में एक बात जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, मोटिवेशन आपको पूरा दिन नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, मोटिवेशन थोड़ी देर तक काम करेगा, फिर आप फिर से थक के बैठ जाओगे। तो आपको अपने मन को जबरदस्ती काम कराना है। वो क्या कराना है कि आपको उससे कहना है कि भाई तुझे करना तो जरूर है, तेरा मन नहीं कर रहा है फिर भी तू करेगा। ठीक है, मैं उस तरीके की नहीं जा रहा हूँ कि यार हाँ मन नहीं है तो आज नहीं पढ़ते हैं, बेकार की बात है वो, सही है, मन तो फिर कभी नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लाना पड़ेगा और अपने दिमाग को ये बताना पड़ेगा, नहीं भाई देख तेरे एक एम है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो ना, चीज़ें आपके वहीं से सुधरनी शुरू हो जाती हैं। आप में से ज़्यादातर मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ, मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी वो हमने तब करी जब हम किसी तैयारी को करना शुरू करते हैं और 4-5 दिन बाद रुकते हैं और फिर सोचते हैं यार नहीं हो पा रही है, यार दिक्कत है। फिर 4-5 दिन बाद रुकते हैं, फिर फोमो क्रिएट होता है, डर क्रिएट होता है, फिर लगता है नहीं यार करनी पड़ेगी, एग्जाम निकलना जाए। फिर शुरू करते हैं, अब बीच का 5 दिन गैप हो गया, 4 दिन गैप हो गया, हल्के पड़ गए, फिर से शुरू करा, नहीं करते ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं यार। ठीक है, तो बिल्कुल बेकार सी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे 4-5 दिन गैप, फिर 2 दिन गैप, फिर 3 दिन गैप, यही नहीं लाना है। जब ये लाओगे तो दिक्कत होगी, फिर डर होगा, फिर लगेगा ही नहीं, फिर एग्जाम का डर लगने लगेगा, फिर चीज़ें तैयार नहीं होंगी, फिर कॉन्सेप्ट आउट होने लगेंगे दिमाग से, दिमाग फिर से ट्रैक पे है नहीं, उतर रहा है, बार बार चढ़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, एक दिन का ड्रॉप नहीं लेना है। हाँ, संडे वगैरह के दिन थोड़ा सा कम कर सकते हो। ठीक है, किसी दिन बीच में एक आध दिन कभी कोई जरूरी है या घूमने जाना है, वो सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कौन सा आपको पूरे दिन पढ़ना है। ठीक है, 24 घंटे नहीं पढ़ना है आपको कोई। अगला प्रीवियस क्वेश्चन आपके 6 साल के जो मैंने आपको बताए, जो आपको बहुत सारी तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, मैथ्स में जैसे मैंने आपको बता रखा है, मैथ्स की मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैथ्स काफ़ी एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, जिसकी हमने बात वहाँ पे डिटेल में करी है। अब मॉक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप 10 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपके पास 4 महीने, 1 2 3 4, बिल्कुल यही आपको करना है। पहले महीने में आपको 1 मॉक लगाना है 30 दिन की प्रिपरेशन के बाद। ठीक है, हाँ कई सारे टॉपिक तो आपने पढ़े ही नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने टॉपिक पढ़े हैं उनके देखना। ठीक है, दूसरे महीने में आपको 2 मॉक लगाने हैं 15-15 दिनों के गैप से। तीसरे महीने में आपको 3 मॉक लगाने हैं। ठीक है, कितने मॉक हो गए आपके यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 6 मॉक हो गए। और चौथे महीने में 4 लगाने। वाह क्या बात है, देखो 1 2 3 4 बस 4 महीने 10 मॉक, बात खत्म। 10 मॉक का मतलब 10 सेट, एक मैथ्स का और एक जीएटी का मिला के बनता है 1 सेट, यानी 10 मैथ के और 10 आपको जीएटी के लगाने हैं। अब मॉक को लगाने का सही तरीका मैंने आपको कई बार बताया है कि यार आप मॉक एक ही दिन के अंदर दोनों सेट लगा रहे हो। ठीक है, और उसी टाइमिंग में लगा रहे हो जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, 10 से 12:30 मैथ्स, और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको शुरू करना है 2 बजे से 4:30 बजे तक जीएटी, ताकि आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हो। 10 बार अगर आप वही पेपर दे रहे हो तो आप एग्जाम से पहले 4 महीने के अंदर 10 बार सेम पेपर को देकर आए हुए होते हो। आपको ऐसा लगेगा, फील होगा। तो एक साइकोलॉजिकल आपकी पैटर्न बिल्ड होगा जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत स्लाइटली सी हेल्प करेगा, लेकिन वो हेल्प क्या होगी, वो हेल्प ये होगी कि आपके दिमाग से एग्जाम में डर निकल जाएगा। आपको ये फील करना आ जाएगा कि आज आप मैथ्स का पेपर दे के आओ ना, उसके क्वेश्चन की टेंशन की वजह से ना जीएटी का कैसे खराब हो सकता है, जीएटी में कैसे संभलना होगा, ये चीज समझ जाओगे। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, एक दिन मैथ्स का देंगे, एक दिन जीएटी का देंगे, आराम से बैठ गए, पता ही नहीं चल रहा। मैथ्स का दिया, उसका बुखार उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन जीएटी का देना है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी दे दिया। लेकिन जब एग्जाम में देने जाते हैं तो फिर दोनों एक साथ हैं, फिर जीएटी मैथ्स में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, वो दिमाग में चल रहे हैं, जीएटी का खराब हो गया।
तो वहां पे होता है ये चीज। अब ये 10 पेपर दोगे समझ में आ जाएगा हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, तो सिचुएशन हैंडलिंग आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हर एक मॉक पेपर का पूरा डेटा तैयार करना है पेज पर, पहला मॉक डेट उसकी लिख दी, कितने क्वेश्चंस करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने सही गए, कितने गलत गए, कितने में आपने तुक्का मारा, कितने तुक्के सही गए, ये सब नोट करना है, समझना, ठीक है, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सको। तुक्के को मैं आपको यहाँ पे इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि तुक्के आप मारो, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जीएटी में तुक्के मारे, मैथ्स में तो मार भी मत देना, ठीक है, साइंस में भी मत मार देना ज़्यादा तुक्के कोई। अगर आपने इंग्लिश और उसमें मारे सोशल स्टडीज़ में, तो आप उसको तुक्के को भी काउंट करो। उसके बाद फिर आपको देखना है, आपको सोचना है कि यार ये वाला जो मॉक है मेरा कितना स्कोर आया, कितना मैंने सोचा था, एक्सपेक्टेड था, कितने मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, अब अगले मॉक में मुझे क्या तैयारी करनी है। तो अगेन पेज पर लिखा कि यार मुझे अगले मॉक के लिए ये सुधार करनी है। फिर अगला मॉक कर रहे हो तो उसका रिजल्ट दोबारा से देखोगे और देखोगे क्या मैंने जो चीज़ें सोची थी, क्या जो मैंने चीज़ें बनाई थी, क्या मैंने इंप्लीमेंट करने के बाद मेरा कुछ फायदा हुआ, अगर हो रहा है अगेन उसको आगे चलाओ, वरना उसमें चेंजेस लेकर आओ। ये सारी चीजें करनी है। एक दिन में ऐसा बोझ लेकर नहीं बैठना है, चीजों को करते जाओगे समझ में आती जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआती मॉक को मैंने 1 महीने बाद बोला है, आज से 30 दिन बाद, उसका अगला मॉक उसके 15 दिन बाद, फिर उसका अगला मॉक उसके 15 दिन बाद, फिर जो अगले मॉक होंगे वो 10-10 दिन बाद, और फिर इन द लास्ट मंथ आप जो मॉक है वो 7-7 दिन में कर रहे होगे। और इस मंथ में आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ ऐसे तैयारी करनी है कि आप शुरुआत के 3 मंथ में अपना जो भी है 7 सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की तैयारी में रहो, और लास्ट का जो मंथ है वो किसके लिए रखो, रिवीजन के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो इसको ध्यान रखना है, इस तरीके से अपनी तैयारी को डिजाइन करना, ठीक है। सब्जेक्ट को हर टॉपिक के लिए टाइम अलॉट कर देना कि इसको इतने दिन में करूंगा, इतने दिन में करूंगा, इतने दिन में करूंगा, और फिर आप इसमें चौथे महीने में आप उसका रिवीजन कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। डिवीजन तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम डिवीजन कर सकते हो, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो यहाँ पर आप यार 3 घंटे कम से कम मैथ को दे रहे हो, कम से कम, यानी ज़्यादा भी नहीं देने, 3 घंटे में हो जाती है मैथ्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आप 1.5 घंटे एक लेक्चर देख रहे हो और 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। 1.5 आवर आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, और 1.5 आवर आप लेक्चर देख रहे हो। आपकी मैथ वीक है तो आप उस हिसाब से टाइम को इंक्रीज कर सकते हो, ये बात हम उस पर देखेंगे आपके पास टाइम है या नहीं है, क्योंकि ये जो प्लान बता रहा हूँ मैं 8 घंटे के लिए बता रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है एनडी के लिए बेयर मिनिमम एंड मोर देन इनफ भी हो जाता है, अगर आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ तैयारी करते हो और रोज कर रहे हो तो। इंग्लिश के लिए आप 1 घंटा दोगे, बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है इंग्लिश के लिए। वोकैब के लिए आप 15 मिनट दो, 45 मिनट्स आप लोग बाकी क्लास के लिए दो। या आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर से मैंने बताया कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसके हिसाब से अपने चीज़ों को अपने हिसाब से बदल सकते हो। अब जो साइंस है, साइंस में आप लोग क्या करोगे, 2 घंटे दोगे, ठीक है, और जो सोशल स्टडीज़ है उसको 2 घंटे दोगे, और सीए जो है आपको वो 30 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। मैं 20 मिनट्स बोल दे रहा हूँ, 20 मिनट्स में करंट अफेयर हो जाएगी, आप इधर 70 मिनट्स कर दो। अब आप इसको अगर जोड़ोगे तो यार क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम अगर इसको जोड़े तो ये ज़्यादा हो जाएगा 8 घंटे से। 2-2 घंटे बोल तो दिया, लेकिन वो तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हिसाब से है ना। अगर आपने यहाँ पे ये 3 करे थे और ये 1 लिया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन कैसा लेना है, आपको 3+1 का कॉम्बिनेशन लेना है। क्या लेना, 3+1 का कॉम्बिनेशन। 3+1 का कॉम्बिनेशन क्या, जिसमें आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं उसमें 3 घंटे दे दो, जिसमें 1 सब्जेक्ट सेलेक्ट करा उसमें 1 घंटा दे दो, ठीक है। अगर आपने साइंस के 3 करे हैं तो साइंस के 3 घंटे, जो इसमें 1 करा है तो इसका 1 घंटा। या आपको लग रहा है कि यार इसमें से कोई स्ट्रॉन्ग है इसको कर दूं, तो वो तो चलता रहेगा ना, ये कोई नहीं करना है, कोई फिक्स थोड़ी ना है कोई। यार यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने परमानेंट कर दिया, इसके अलावा मैं टाइम ले नहीं सकता, अपने हिसाब से चेंज करो ना उसको। 8-8.5 घंटे ऐसे निकाले मैंने, अब आप 9 घंटे देना चाह रहे हो 9 दो, 10 देना चाह रहे हो 10 दो, ठीक है भाई। मजदूर की तरह नहीं लगना है कि सुबह से उठे और लगते चले गए। और अगर कोई कोर्स परचेज करना है तो ये भी कर लिया, तो ये भी नहीं कि उसमें 10 सब्जेक्ट पढ़ाने तो 10 के 10 पढ़ के मानूंगा मैं तो सब पढ़ूंगा, नहीं। आपको 7 पढ़ने, आपने 7 सेलेक्ट करने, वही पढ़ो, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपका एग्जाम को क्रैक करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि 10 के 10 सब्जेक्ट का ज्ञाता होना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इन सारी चीज़ों का आप अप्लाई करते हो तो मुझे लगता है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद से करा है, मैंने ये फॉलो करा, और मैंने ज्योग्राफी नहीं ली थी फिलहाल, मैंने यहाँ पे पॉलिटी ली थी, ठीक है, जो मैं कई सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। साइंस और पॉलिटी मैंने इससे करा है, और बाकी 3 सब्जेक्ट वो हो गए। तो ये मेरा फॉर्मूला था, 2 बार एग्जाम को क्रैक किया, ठीक है। इसमें इंटरव्यूज भी मिले, और परमानेंट मेडिकल रीजन की वजह से छोड़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर क्लास होगी, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कभी और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।